हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लास्ट वीडियो हमारी जो थी उसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई खत्म किया है। आज हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन का क्या मतलब है, उसकी मीनिंग देखेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखेंगे और रिटर्न टू स्केल। ये कुछ चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स आपके पास है और ये क्लास 11th और 12th दोनों इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है इसमें आपके पास पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपके पास है वो क्लास 11th में है। और वहीं ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपके पास है, जो आईएससी बोर्ड आपके पास है, आईएससी बोर्ड में ये क्लास 12th में आपके पास माइक्रो का पोर्शन है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इस वजह से 11th और 12th लिखा है। जबकि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली अगर बीए इकोनॉमिक्स किसी ने लिया है तो इसको पढ़ सकते हैं। बीकॉम अगर आपके पास है तो उसमें जो इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ये पोर्शन कवर करेगा। इसके साथ साथ और भी जितने इकोनॉमिक्स आपके पास बेसिक पोर्शन जो आपके पास है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सीयूटी के लिए भी जो आपके पास इकोनॉमिक्स आती है ना, तो उसकी एंट्रेंस के लिए भी यहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है सबसे पहले दैट इज प्रोडक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन क्या होता है? तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। कि मतलब आपके पास पर्टिकुलरली प्रोडक्शन, आप लोग बहुत से लोग ये कहते होंगे कि प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्शन का मतलब होता है टू कन्वर्ट। टू कन्वर्ट मतलब कि आपके पास इनपुट है और इनपुट से आप कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। मतलब आपके पास इनपुट दे रखा है और इनपुट से आप कन्वर्जन करते हैं बस किसमें? आउटपुट में। या पर्टिकुलरली जो आपके पास इनपुट दे रखा है उससे बस आप क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं टू आउटपुट। आउटपुट का मतलब फिनिश गुड्स आपके पास होता है, जबकि इनपुट का मतलब आपके पास रॉ मटेरियल्स भी होता है। ठीक है, इनपुट का मतलब आपके पास रॉ मटेरियल्स भी होता है, जबकि आउटपुट का मतलब आपके पास पर्टिकुलरली क्या है? दैट इज फिनिश गुड्स। तो इस तरह से आपके पास पर्टिकुलरली इनपुट से आउटपुट में या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में जब आप चेंज करते हैं तो इस चेंज को हम कहते हैं दैट इज रेफर टू एज प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्शन ऑल्सो क्रिएट्स वेरियस टाइप ऑफ यूटिलिटी लाइक फॉर्म, टाइम, प्लेस एंड सर्विस यूटिलिटी, एडिंग वैल्यूज टू गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड होती है तो ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है। और कितने तरह की यूटिलिटी क्रिएट करती है? फॉर्म, टाइम, प्लेस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होता है और वेरियस फैक्टर रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। एंड प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द इनपुट्स आर बीन कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। अब जिसमें से मॉडर्न मेथड ये कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपके पास है जो यूटिलाइज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन दैट इज लेबर एंड कैपिटल। तो इसमें दो तरीके के फंक्शन आपके पास है प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट एक्सप्रेसेस और इट रेफर्स टू और इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप या टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। कि कितने इनपुट लगाने से कितना आउटपुट आपके पास गिवन पीरियड में आपको मिलेगा, उसको जब हम पर्टिकुलरली मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट के लिए प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे टाइम पीरियड आपके पास दो तरीके से होता है, एक शॉर्ट रन आपके पास है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कितने समय का आता है? साल का, 2 साल का? कितना एक्सपेक्टेशन आपका कितना लगभग होता होगा? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे सर साल या 2 साल का जो आपके कम समय का होगा वो प्रोडक्शन मतलब शॉर्ट रन होगा, और लॉन्ग रन वो होगा जो 4-5 साल से ज्यादा का समय होगा, वो आपके पास लॉन्ग रन होगा। लेकिन यहीं पे आप गलती करते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन जो आपके पास है वो आपके टाइम स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, टाइम कोई स्पेसिफिक गिवन नहीं होगा। शॉर्ट रन वो समय होता है जहां पे फैक्टर्स को, किन चीजों को? फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज, एक आपके पास फिक्स फैक्टर है और दूसरा आपके पास वेरिएबल फैक्टर है। मतलब एक वेरिएबल है और दूसरा फिक्स्ड है। वेरिएबल फैक्टर आर दोस फैक्टर विच चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। की प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो वेरिएबल फैक्टर ज्यादा लगेगा, जबकि फिक्स फैक्टर वो होते हैं कि आउटपुट चाहे ज्यादा चाहिए हो चाहे कम, ये फैक्टर आपके पास सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जबकि लॉन्ग रन वो समय होता है जहां पे फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक होता है, सारे के सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं। तो लॉन्ग रन आपके पास समय ही आपका वो बताएगा जहां पे सारे फैक्टर को चेंज किया जा सके, इतना ज्यादा समय आपके पास होता है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज लॉन्ग रन टाइम पीरियड। और कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपके पास इसका इस वजह से नहीं होता है क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये टाइम पीरियड डिफर करता है। हर एक इंडस्ट्री के लिए जो शॉर्ट रन आपके पास है वो डिफरेंट है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड आपके पास जो समय है वो डिफरेंट है, और हर एक इंडस्ट्री के लॉन्ग रन टाइम पीरियड जो आपके पास है वो भी डिफरेंट है। तो टाइम पीरियड स्पेसिफिक इस वजह से नहीं हो सकता है, फिर आपको लंबा सा एक चार्ट याद करना पड़ेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री,
और उससे बेहतर आपके पास ये है कि यहाँ पे फैक्टर जो आपके पास है वो सर्टेनली अगर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड, तो शॉर्ट रन। और अगर लॉन्ग रन टाइम पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पे फैक्टर जब आपके पास सारे के सारे वेरिएबल हो जाए, मतलब सारे के सारे आपके पास चेंज हो सके, तो उसको हम लॉन्ग रन टाइम पीरियड कहते हैं, क्योंकि समय इतना ज्यादा मिल गया कि सारे फैक्टर आप चेंज कर पा रहे हैं। तो अब इस केस में आपके पास जब समय आपके पास ज्यादा मिलेगा तभी आपके पास सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे। अब आपके पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास आएगा, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ, जहां पे कैपिटल के ऊपर आपके पास बार लग जाएगा जो कि दिखाएगा कि ये आपके पास फिक्स्ड फैक्टर है, ये आपके पास फिक्स्ड है, और ये आपके पास क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। तो अल्टीमेटली अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए लेबर तो बढ़ जाएगा लेकिन कैपिटल सेम रहेगा, कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जबकि लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ, एंड बोथ द फैक्टर्स आर वेरिएबल, दोनों फैक्टर आपके पास वेरिएबल है। तो मतलब अगर आपको ज्यादा आउटपुट चाहिए तो दोनों फैक्टर को हम साथ में बढ़ा लेंगे और आउटपुट आप ज्यादा चेंज कर पाएंगे लॉन्ग रन टाइम पीरियड में, इस वजह से। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट refers to sum total of all the output by all the variable factors or the given amount of fixed factor। या तो सारे वेरिएबल फैक्टर जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं या गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। मान लेते हैं एक मशीन है, उस पे हमने 10 लेबर यूटिलाइज किए और 100 यूनिट का आउटपुट आपके पास मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं सारे लेबर मिलकर के 10 लेबर ने कितना आउटपुट दिया, 100 यूनिट, या गिवन मशीनरी से या गिवन फिक्स फैक्टर से कितना आउटपुट है, 100 यूनिट। इसी को हम कहेंगे दैट इज टोटल प्रोडक्ट। इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट बाय ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स और द गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर। इसी तरह से एवरेज प्रोडक्ट आपके पास है। एवरेज प्रोडक्ट कहने का ये मतलब है कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर मतलब कि हर एक यूनिट लेबर पे आपका कितना आउटपुट एम्प्लॉय किया जा रहा है। मान लेते हैं कि आपके पास एपी की बात करें तो एपी इक्वल्स टू टीपी डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, दैट इज पर्टिकुलरली अगर 100 यूनिट आउटपुट आपके पास आया और 10 लेबर का कंट्रीब्यूशन है तो पर लेबर आउटपुट कितना आ गया, 10 यूनिट्स। भाई 10 लेबर थे, 100 यूनिट आउटपुट था, तो पर लेबर कितना आउटपुट आया, तो 10 यूनिट आ गया। इसी तरह से मार्जिनल जो आपके पास प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास है दैट इज टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, चेंज इन टीपी, या फिर आपके पास डेल्टा टीपी डिवाइड बाय डेल्टा एल, दैट इज लेबर। अब इस केस में आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास 10 यूनिट ऑफ लेबर आपने एम्प्लॉय किए थे, 100 यूनिट का आउटपुट आ रहा था। अब अगर 11 लेबर आपने एम्प्लॉय किए हैं, 110 यूनिट का आउटपुट आपके पास आ रहा है, तो इस केस में आपके पास एक लेबर बढ़ने से आउटपुट कितना इंक्रीज हो गया, 10 यूनिट, और यही कहलाएगा आपके पास दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एडिशनल आउटपुट बाय एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज टीपी, एपी और एमपी को एक टेबल से, एक स्केड्यूल से दिखाने की कोशिश की गई है जहां पे इसकी वैल्यूज गिवन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर होगा, क्योंकि ध्यान रखिए जो टाइम पीरियड हम पढ़ने वाले हैं वो शॉर्ट रन टाइम पीरियड पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन टाइम पीरियड आपके कोर्स में नहीं है, तो इस वजह से शॉर्ट रन टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे। मतलब 11-12 के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ते हैं, लॉन्ग रन टाइम पीरियड नहीं होता है। जहां पे पर्टिकुलरली जो फिक्स फैक्टर्स आपके पास है, मतलब कैपिटल जो आपके पास यहाँ पे कह सकते हैं कैपिटल होगा, कैपिटल आपके पास सेम रहेगा, 1 1 1 1, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितना भी है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन लेबर की बात करें तो लेबर पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसके साथ आप देख रहे हैं कि टीपी आपके पास पहले 0 था, 0 से आपके पास चेंज होकर के 10 हुआ, 10 से 25, 25 से 45, 45 से 60, 60 से 70, 70 से 75, देन अगेन 75, देन 70 फॉल हो गया। तो पहले टीपी आपके पास लगातार इंक्रीज होकर के मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, जब रिपीट हो जाएगा, और उसके बाद फॉल हो जाएगा। लेकिन टीपी का इंक्रीज अगर आप देखें तो पहले इंक्रीज हुआ 10 से, फिर इंक्रीज हुआ है कितने से, दैट इज 15 से, फिर इंक्रीज आप देख रहे हैं 20 से, फिर इंक्रीज अगर आप देख रहे हैं तो कितने से हो गया, वापस से 15 से, फिर इंक्रीज हुआ 10 से, फिर इंक्रीज हुआ 5 से, फिर इंक्रीज हुआ 0 से, और फिर लगातार फॉल हो गया। अब इस केस में देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीपी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग रेट, पहले कम से इंक्रीज हुआ, फिर ज्यादा से, फिर और ज्यादा से, फिर और ज्यादा से। इंक्रीज तो यहां तक, मतलब यहां तक इंक्रीज आपके पास हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, लेकिन इंक्रीज यहां तक हुआ है। लेकिन पहले हर बार इंक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज हुआ है, कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ है,
और फिर इसके बाद आपके पास डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ है। पहले इंक्रीजिंग रेट से यहां तक आप देख रहे हैं तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और इसके बाद आप देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपके पास एक लिमिट तक इंक्रीजिंग रेट रहेगा, फिर इसके बाद डिक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीज हो रहा है। टीपी आप देख रहे हैं तो टीपी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। टीपी जो आपके पास है वो लगातार इंक्रीज आपके पास हो रहा है। तो पहले आपके पास 0 है, फिर 10 है, फिर 25, फिर 45, फिर 60, फिर 70, फिर 75, ठीक, और फिर कांस्टेंट होकर के फिर से 75। तो इंक्रीज तो यहां तक हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट, देन इट इज इंक्रीजिंग बाय डिमिनिशिंग रेट, देन इट हैज बिकम नेगेटिव, मतलब फॉल हो गया है, तो इस वजह से आपका नेगेटिव रिटर्न आ गया। तो पर्टिकुलरली टीपी शुरुआत में इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, और इसी को हम इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। और ये जितने से चेंज हो रहा है उसी को हम कहेंगे दैट इज एमपी। पहले कितने चेंज हुआ 10 से, तो एमपी कितना आ गया 10 माइनस 0 दैट इज 10। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं 25 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 15, देन 45 माइनस 25 दैट इज 20, फिर इसके बाद 60 माइनस 45 दैट इज 15, फिर इसी तरह 70 माइनस 60 10, फिर इसके बाद 75 माइनस 70 दैट इज 5, 75 माइनस 75 दैट इज 0, एंड 70 माइनस 75 दैट इज माइनस 5। तो ये आपके पास एमपी है। एपी की बात करें तो 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज 10, then 25 divided by 2 that is 12.5, then 45 divided by 3 that is 15, then 60 divided by 4 that is 15, then 70 divided by 5 that is equal to 14, then 75 divided by 6 that is equal to 12.5, then 75 divided by 7 that is equal to 10.07, फिर 10.7, फिर इसके बाद 70 divided by 8 that is equal to 8.75। इस तरह से आप देख रहे हैं एपी लगातार आपके पास राइज होगा, राइज होके मैक्सिमम इस लेवल पे हो जाएगा, और इसके बाद लगातार आप देख रहे हैं यहां से यहां तक फॉल हो रहा है। फिर इसी तरह से एमपी आप देख रहे हैं तो एमपी जब तक टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तब तक आपके पास एमपी राइज होता है। फिर टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, तो एमपी आपके पास लगातार क्या हो रहा है, एमपी आपके पास लगातार फॉल हो रहा है, फॉल होकर के 0। जब टीपी आपके पास मैक्सिमम पे एमपी 0 हो जाएगा, और फिर जब टीपी फॉल होगा तो एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं पर्टिकुलरली डायग्राम से, डायग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टीपी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग रेट। ध्यान रखिए अगर आपको पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न बनाना है तो आपको पता है बाउल जो बोल आपके पास होता है वो अगर सीधा हो तो ऐसे और उल्टा हो तो ऐसे, इसको मान लेते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न और इसको मान लेते हैं डिक्रीजिंग। आसान, सबसे आसान तरीका है डायग्राम बनाने का, पहले बता दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं बाउल को थोड़ा सा टिल्ट कर दे तो इस केस में अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है तो सीधा और डिक्रीजिंग रिटर्न है तो उल्टा, और इसी तरह से ये आपके पास क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। अगर इसी तरह से फिर से ट्राई किया सीधा और फिर उल्टा, ये आपके पास क्या बन गया, टीपी का डायग्राम बन गया। बहुत इजी वे में आपके पास टीपी का डायग्राम सिखा रहे हैं। अब ये सीधे यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, इसके बाद आप देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टीपी आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम, इसके बाद फॉल हो रहा है। तो पर्टिकुलरली डायग्राम बनाने का इजी फॉर्मेट आपको हमने बता दिया कि इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न कैसे बनाएंगे। जब इंक्रीजिंग रिटर्न में आपके पास इंक्रीज होगा तो कर्व कुछ इस तरह से होगा, और जब डिक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज होगा तो कर्व का शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक लिमिट पे यहाँ पे मैक्सिमम है और इसके बाद आप देख रहे हैं लगातार फॉल हो रहा है, और जब ये मैक्सिमम है तो उस केस में आप देखेंगे, उस केस में अगर आप देखेंगे तो उस केस में आपके पास एमपी इस लेवल पे 0 हो जाएगा, और इसके बाद एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब आपके पास पर्टिकुलरली अगर हम देख रहे हैं स्टेज 1 जो आपके पास है वो इस लिमिट तक आपके पास होगी, जहां पे आपके पास पर्टिकुलरली क्या है, जहां पे एपी आपके पास मैक्सिमम, मतलब एपी आपके पास राइज होगा, एपी ये आपके पास एमपी है, ये आपके पास क्या है, एमपी। तो एमपी जहां तक आपके पास राइज होगा ये आपके पास कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब पर्टिकुलरली दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Point of inflection says that the TP leaves increasing return and start increasing by diminishing rate। लेकिन अभी स्टेज 1 कंटिन्यू हो गया, स्टेज 1 तब तक आपके पास कंटिन्यू होगी जब तक एपी अपने मैक्सिमम पे नहीं आ जाता। तो एपी अपने मैक्सिमम मतलब इस लेवल पे नहीं आ जाता, और इस केस में एमपी आपके पास फॉल हो रहा है, तो ये यहां तक आपके पास है, ये यहां तक है, तो ये आपके पास स्टेज 1 आ जाएगा। स्टेज वन आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाती है जब तक आपके पास टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी टेंड्स टू राइज।
लेकिन स्टेज 1 यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तक कंटिन्यूसली हो रही है क्योंकि एपी अभी भी राइज हो रहा है। तो एपी जब तक राइज होगा स्टेज 1 तब तक कंटिन्यू होगा, और इसके बाद आपके पास स्टेज 2 आ जाएगी। स्टेज 2 दैट इज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, दैट इज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वेयर टीपी इज इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से यहाँ पे। और एपी अगर देख रहे हैं फॉल हो रहा है, एमपी भी फॉल हो रहा है, इसको स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे। और जबकि स्टेज 3 जो आपके पास है वो इसके बाद आती है। स्टेज 3 किस चीज की है? दैट इज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। किस चीज की होती है? दैट इज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। अब नेगेटिव रिटर्न का कहने का सिंपल मतलब आपके पास यहाँ पे ये है कि टीपी आपके पास लगातार फॉल होती है, एमपी आपके पास ये आपके पास जीरो लाइन जा रही है, मतलब ये आपके पास जीरो है, और ये इससे नीचे हो जाती है तो नेगेटिव हो जाती है एमपी। तो टीपी फॉल हो रहा है, एमपी नेगेटिव हो गया, और एपी फर्दर फॉल करता है। आप देख रहे हैं एपी फर्दर फॉल कर रहा है, इसको स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और कुछ नहीं, यही जो 3 स्टेजेस हैं जो आपने रिलेशनशिप देखा, तो टीपी व्हेन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट, एमपी टेंड्स टू फॉल, सॉरी एमपी टेंड्स टू राइज। जब टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी टेंड्स टू राइज। जब टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एमपी टेंड्स टू फॉल। एमपी बिकम्स जीरो वेयर द टीपी इज मैक्सिमम, एंड वेयर टीपी फॉल्स एमपी बिकम्स नेगेटिव। एपी एमपी के बीच में रिलेशनशिप आएंगे तो एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? फर्स्ट पॉइंट है एपी इज लेस देन एमपी, एपी राइजेस। एपी क्या हो रहा है? राइज। सेकेंड पॉइंट एपी इक्वल्स टू एमपी, एपी इक्वल्स टू एमपी, एपी इज मैक्सिमम, एपी इज मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट एपी इज ग्रेटर देन एमपी, एपी फॉल्स। ये आपके पास रिलेशनशिप है एपी और एमपी के बीच में। और इसी तरह से अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली जो आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगी टीपी और एमपी के बीच में, वो भी आपको लिख दे रहे हैं। अगर आप वीडियो पॉज कर लेंगे तो रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास एपी और एमपी के बीच में है, टीपी और एमपी के बीच में लिख दे रहे हैं। टीपी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी rises. Second, TP increases by diminishing return, MP falls, MP falls. Third, TP is maximum, MP is 0. Fourth, TP falls, MP becomes negative, MP becomes negative. ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी आपने देखा कि जो 3 स्टेजेस आपके पास है, जहां पे 3 स्टेजेस में पहले स्टेज 1 आपके पास है, फिर स्टेज 2 आपके पास है, फिर स्टेज 3 है। इन्हीं 3 स्टेजेस को साथ में कंबाइन करते हैं तो बन जाता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि बताता है जैसे जैसे गिवन अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आपके पास, आप देख रहे हैं लेबर है, लेबर को गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर जो कि कैपिटल था उस पर लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो लगातार शुरुआत में इंक्रीज करने से जो टीपी है वो इंक्रीज होता है कौन से रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। और एमपी राइज होता है, एपी ऑल्सो राइजेस। इसके बाद और वेरिएबल फैक्टर अगर ऐड करें गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो आपके पास टीपी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, एमपी फॉल होता है, एपी भी फॉल होता है। और फर्दर इसके बाद भी अगर और वेरिएबल फैक्टर गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर के ऊपर इंक्रीज करे तो टीपी टेंड्स टू फॉल, एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी फर्दर फॉल्स। ये हम स्टेज पढ़ना क्यों चाहते हैं या ये इसको स्टडी क्यों करना चाहते हैं? तो इसको स्टडी करने का सिंपल तरीका आपके पास ये है, इस वजह से हम पढ़ते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर को गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होगी कि अनलिमिटेड लेवल तक हम लगातार पर्टिकुलरली वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे फिक्स फैक्टर के ऊपर। भाई एक लिमिट में ही लेबर को इंक्रीज करेंगे गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो कब तक इंक्रीज करें उसको जानने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम पढ़ते हैं कि अगर गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर के ऊपर, फिक्स फैक्टर दैट इज कैपिटल के ऊपर लेबर अगर हम बढ़ाएंगे
तो कब तक इसको इंक्रीज किया जाए, इसको ही स्टडी करते हैं गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो इसी को लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। और जब भी आपके पास फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे तो जो आपके पास 3 स्टेजेस हैं ये आपको देखने को मिलेगी, और इसी को लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। जहां पे इसके अजम्पशन है, अजम्पशन ये बोलता है लॉ तब अप्लाई होगा जब टेक्नोलॉजी आपके पास कांस्टेंट रहे, जो टेक्नोलॉजी है उसी का इस्तेमाल करें। जो आपके पास वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड द अदर इज फिक्स्ड, दो फैक्टर, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड रहे। जो वेरिएबल फैक्टर है वो एक जैसे हो, ये नहीं कि अलग अलग वेरिएबल फैक्टर आपके पास होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, पहली चीज। नेक्स्ट, इसमें शॉर्ट रन टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं, तभी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है जब शॉर्ट रन टाइम पीरियड हो, क्योंकि तभी आपके पास एक फिक्स्ड होगा और दूसरा वेरिएबल होगा, वरना लॉन्ग रन में तो सारे के सारे क्या होंगे, वेरिएबल। नेक्स्ट, इसमें आपके पास 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस आपके पास, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न है और फिर नेगेटिव रिटर्न है। अभी हमने बताया कि टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी क्या होता है, राइज, एपी क्या होता है, राइज। फिर इस तरह से डिमिनिशिंग रिटर्न आपके पास है तो टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एमपी फॉल्स होता है, एपी भी फॉल होता है। स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न, टीपी मैक्सिमम होकर के फॉल हो जाता है, एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी फर्दर फॉल्स। अब इसके पीछे के कारण आपके पास देख रहे हैं, तो कारण आप देख रहे हैं रीजंस ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहां पे 3 स्टेजेस आपके पास है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। तो अगर इंक्रीजिंग रिटर्न देखें तो बोल रहा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन करना यहाँ पे आपके पास है। जब भी गिवन फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल अगर बेहतर से बेहतर करेंगे तो आउटपुट पहले से ज्यादा आपको मिलेगा हर एक वेरिएबल फैक्टर को ऐड करने से। जब भी किसी काम को आप लगातार करते हैं तो स्पेशलाइज हो जाते हैं, मतलब उस काम करने में आप बेहतर हो जाते हो। जब काम करने में बेहतर होंगे तो रिजल्ट भी पहले से बेहतर दूसरे में, दूसरे से बेहतर तीसरे में, और लगातार किसी भी काम को करेंगे तो उसमें एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता में भी आपकी इंक्रीज आता है, जिस कारण की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न आपको देखने को मिलता है। फिर डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है कि फिक्स फैक्टर की फिक्सिटी है, मतलब हर एक फिक्स फैक्टर एक लिमिट तक ही आपको आउटपुट इंक्रीज करके दे सकता है, इससे ज्यादा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता है, जिस कारण की वजह से फिक्स फैक्टर आपके पास कांस्टेंट बन जाते हैं। मतलब क्योंकि फिक्स फैक्टर आपके पास क्या रहेंगे, जो कि आपके पास बेसिकली कह सकते हैं कैपिटल था, तो कैपिटल क्या है, कांस्टेंट है, और जो आपके पास लेबर है वो आपके पास वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है। तो गिवन फिक्स फैक्टर के ऊपर एक लिमिट तक ही वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा आपके पास आउटपुट, इसके बाद डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। अगर वही गिवन जो आपके पास फिक्स फैक्टर उसका ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो आप फिक्स फैक्टर की जो आउटपुट लेवल है वो पहले जितना इंक्रीज नहीं होगा। और रिड्यूस एफिशिएंसी, लगातार किसी भी फिक्स फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी पहले से कम होगी, जिस वजह से जो आउटपुट आपके पास है वो डिक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज होगा। नेगेटिव रिटर्न इस वजह से क्योंकि किसी भी फैक्टर का एक्सेसिव यूज करेंगे, उस लिमिट से, मतलब उसकी लिमिट से ज्यादा अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ओवरऑल आउटपुट आपके पास डिक्लाइन कर जाएगा, ओवरऑल आउटपुट आपके पास डिक्लाइन कर जाएगा। कंजेशन एंड ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग मतलब कि जितने लोगों को काम पे लगाना है उससे ज्यादा अगर आप लोगों को काम पे लगाएंगे तो अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो पहले से आपके पास कम मिल जाएगा या फॉल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से इंटरफेरेंस अमंग द वर्कर्स, तो वर्कर्स आपके पास हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे, अगर एक लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली देयर विल बी द इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस ऑफ द वर्कर्स अमंग द वर्क ऑफ द अदर, कि एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे, वो काम खराब होगा, जिस कारण की वजह से अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो पहले से डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, तो टीपी यहाँ पे क्या होता है, टीपी यहाँ पे फॉल होता है, एमपी जो आपके पास है वो नेगेटिव हो जाता है, एपी भी आपके पास फॉल करता है। यहाँ पे टीपी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, एपी जो आपके पास है वो क्या होता है, फॉल होता है, एमपी आपके पास क्या है, दैट इज फॉलिंग। ठीक, और अगर मान लेते हैं इस स्टेज की बात करें तो यहाँ पे टीपी इंक्रीज होती है कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, एमपी आपके पास राइज होती है, एपी भी आपके पास राइज होती है। अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन है आप लोग से, अगर मान लेते हैं कि कोई भी जो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर अगर ऑपरेट करना चाहेगा, प्रोड्यूसर वांट्स टू ऑपरेट, तो किस लिमिट तक या किस स्टेज तक वो ऑपरेट करना चाहेगा, बताइए। तो इसका आंसर आपके पास है डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टेज तक ऑपरेट करेगा, जहां पे टीपी आपके पास जब तक मैक्सिमम नहीं हो जाएगा और एमपी जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास ऑपरेट करेगा, इसके बाद ऑपरेट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद टीपी फॉल होगा, टीपी फॉल हो जाएगा और एमपी आपका नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से इस स्टेज पे कंटिन्यू नहीं करेगा। तो कहां तक करेगा, टिल डिमिनिशिंग
रिटर्न। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है लास्ट जो टॉपिक आपके पास है वो लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल है, जहां पे पर्टिकुलरली लॉन्ग रन टाइम पीरियड है, सारे के सारे फैक्टर्स आपके पास क्या है, दोज आर चेंज सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल इस वजह से मान लेते हैं कि आप किसी मशीन को उधर डिसाइड किया कि गिवन मशीन पे कितने लेबर या गिवन फिक्स फैक्टर के ऊपर कितने लेबर ऐड करें या वेरिएबल फैक्टर ऐड करें वो डिसाइड होगी, लेकिन ये जो गिवन फिक्स फैक्टर है इसको कितने समय बाद चेंज करेंगे इसको हम डिसाइड करते हैं लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल में। और कैसे डिसाइड करते हैं भाई, सिंपल है कि मान लेते हैं इस फिक्स फैक्टर के ऊपर हमने 10 लाख खर्च किए, तो हम चाहेंगे कि इसका रिटर्न जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसको यूज करते जाएंगे, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि इसका रिटर्न कितने समय में हमको मिल जाएगा और उसी बेसिस पे हम इसको चेंज करेंगे। तो अल्टीमेटली इसके 3 स्टेजेस है जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न आपके पास है। इंक्रीजिंग रिटर्न बोलता है कि मान लेते हैं कि इनपुट आपने 100% लगाया, आउटपुट उससे ज्यादा मिल जाए, आउटपुट उससे ज्यादा मिल जाए तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर मान लेते हैं इनपुट जितना लगाया उतना ही आउटपुट आपके पास हो जाए तो उसको हम कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। जबकि डिक्रीजिंग रिटर्न आपके पास वो है कि जब आपके पास इनपुट आपने ज्यादा लगाया है और आउटपुट आपके पास पहले से कम है, उसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न। हम तब तक ऑपरेट करेंगे जब तक जो गिवन फिक्स फैक्टर है वो इंक्रीजिंग रिटर्न ना शो करे, मतलब जितना कॉस्ट लगाया वो प्लस कुछ प्रॉफिट उसमें निकाल लेंगे, तब जाकर के एज अ प्रोड्यूसर हम तब तक उसको ऑपरेट करेंगे जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न ना आ जाए, और उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है, यहीं तक ये वीडियो था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स मी मोटिवेशन। और ऐसे ही कंटेंट, अच्छे कंटेंट के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए हम आपको समझाएंगे। वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।